नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। हाथरस, बारां, बलरामपुर, भदोही, आजमगढ़, बागपत, बुलंदशहर गिनने बैठेंगे तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन महिलाओं के सम्मान पर जख्म करने वाले मामले कम नहीं होंगे। 8 साल बाद भी सिस्टम वही है, राजनीति भी वही है, बस निर्भया का चेहरा नया हो जाता है। राजनीति तो सारे नेता करते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की पदयात्रा और लाइट कैमरा एक्शन वाली राजनीति दिन भर फोकस में रही। राहुल गांधी हाथरस जाकर राजनीति का रस लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। तस्वीरों ने एक बार को ऐसा भी कहा कि हाथरस नहीं जाना चाहते थे, सिर्फ हाथ आजमाना था। आज वीडियो की मदद से इस राजनीति का गहरा विश्लेषण करेंगे। आपको हाथरस के धमकीबाज डीएम के बारे में भी बताएंगे और हाथरस केस में आए एक नए ट्विस्ट के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड के बाद सरकार ने महिलाओं को निर्भय बनाने के लिए एक निर्भया फंड की घोषणा की थी, लेकिन आज भी शायद ही कोई महिला होगी जो ये कहे कि निर्भया फंड की वजह से वो निडर होकर घर से बाहर निकल सकती है। दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार निर्भया फंड बनाकर और उसके लिए पैसा जारी करके भूल जाती है और राज्य सरकारें निर्भया फंड का इस्तेमाल करना भूल जाती हैं। आज सरकारों की इस उदासीनता का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि सरकारों के लिए अछूत क्यों है निर्भया फंड। और आज की ट्रेंडिंग खबर यह है कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए खास तौर पर बनवाया गया सुपर विमान भारत आ गया है। एयरफोर्स 1 की तर्ज पर इसे एयर इंडिया 1 कहा जा रहा है। आप इसे आसमान में उड़ान भरने वाला एक हाईटेक कार्यालय कह सकते हैं। जब प्रधानमंत्री इसमें उड़ान भरेंगे तो आप इसे उड़ता हुआ पीएमओ भी कह सकते हैं। आज एयर इंडिया 1 की खूबियां आपको हम बताएंगे, लेकिन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं बलात्कार की घटनाओं पर हो रही जबरदस्त पॉलिटिक्स से। रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का पारा चढ़ा है हाथरस को लेकर। आज राहुल गांधी की हाथरस यात्रा अधूरी रह गई, लेकिन राजनीति का मकसद पूरा हो गया। हाथरस केस में आज कांग्रेस की हाई ड्रामा पॉलिटिक्स दिखी। पूरे दिन राहुल गांधी की ही चर्चा रही। वो अपनी बहन प्रियंका को लेकर हाथरस जाना चाहते थे। यूपी पुलिस ने उन्हें नोएडा में ही रोक लिया। इसके बाद पुलिस वालों ने उनसे बहस की, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। इस धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिर गए। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी को धक्का मारकर गिराया गया। राहुल गांधी के विरोधी कह रहे हैं उन्होंने खुद डाइव लगा दी। कुल मिलाकर एक संवेदनशील मामले को राजनीति ने लाइट्स, कैमरा और एक्शन के साथ ड्रामे में बदल दिया। तक अगर नियम कानून खेलेंगे तो उसी तरह से हैंडल किया जाए। राजनीति को मौका चाहिए, कैमरे को हाई ड्रामा। राहुल गांधी के एक्शन में आज ये सब कुछ था। हाथरस का परिवार आउट ऑफ फोकस हुआ और आज का दिन राहुल गांधी के नाम हो गया। हाथरस की बेटी को इंसाफ दो। जो आप कहेंगे मैं करूंगा। मैं हाईवे से उतर के अकेला जाऊंगा। 144 उससे नहीं लगता है, तो आप मुझे अकेले हाईवे के साइड पे चलने दीजिए। इसे इंसाफ के लिए लड़ाई कहें या सुविधाजनक राजनीति, राहुल गांधी दल बल के साथ हाथरस के लिए निकले थे। प्रियंका साथ थी, कांग्रेस के कई नेता थे, काफी कार्यकर्ता थे, लेकिन बीच में यूपी पुलिस खड़ी थी। ग्रेटर नोएडा में ही रोक लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब जो कांग्रेस वाले हैं इनको यहाँ रोक दूंगा, आप मुझे अकेला जाने दीजिए। मैं वो पब्लिक असेंबली नहीं होती है, 144 में अकेला आदमी चल सकता है। वो मुझे धकेल के गिरा दिया। रात को 2:30 बजे राहुल जी, रात को 2:30 बजे अगर आग दी जाती है विक्टिम को, रात को 2:30 बजे अग्नि दी गई, चिता लगाई गई, परिवार के विशेष कहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ। बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ और मैं बता रहा हूँ ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। योगी जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पे एसआईटी बिठा दी है, क्या इतना काफी है? प्रधानमंत्री ने कहा जल्दी वो सब ठीक है, मगर मैं उस परिवार से जाके मिलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री आप यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। और उत्तर प्रदेश पुलिस का वो कोई क्राइम नहीं है। A father who is not allowed to cremate his daughter. आप हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म के रखवाले हैं, और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए। ये कौन सा धर्म है?
एक बार राहुल गांधी को रोका गया, वो नहीं माने। दूसरी बार राहुल गांधी को रोका गया, धक्का मुक्की हो गई। इसी धक्का मुक्की में राहुल गांधी सड़क के किनारे मुंह के बल गिर भी गए। राहुल के गिरने वाला वीडियो आज बार बार देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल को धक्का मारा गया या उन्होंने खुद डाइव मारी। कांग्रेस के नेता कहने लगे उन्हें धक्का मारकर गिराया गया, लाठियों से पीटा। बीजेपी ने कहा कि ये सब ड्रामा है, सिर्फ राजनीति हो रही है। बेटियों को न्याय देने की गुहार करने वाले राहुल जी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाई जा रही हैं। राहुल गांधी को लाठियों से पीटा जा रहा है। आदित्यनाथ जी, अहंकार की प्रकाष्ठा तो रावण की भी टूटी थी, योगी आदित्यनाथ की भी टूटेगी। मरहम परिवार को नहीं लगाना चाहते, वो देखते हैं कि उनके जितने घाव हैं, राजनीतिक घाव हैं, उस पे वो किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेक कर वो अपने ऊपर मरहम लगा दें और जीवित बन जाएं। राहुल गांधी हाथरस जाने की जिद पर अड़े थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता उनके साथ थे। यूपी पुलिस भी अड़ी थी, किसी भी हाल में आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस के साथ खूब बहस हुई। भैया कैमरा लाओ, भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए, मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, हम उनको समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे सर, उनको हम बता देंगे। हम सभी अभी 188 में आपको अरेस्ट करते हैं सर। दोपहर 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक ग्रेटर नोएडा में खूब ड्रामा हुआ। राहुल और प्रियंका को अरेस्ट करने की तैयारी हो गई। किसी को भी हाथरस जाने का ऑर्डर नहीं था। We are trying to stop him because there is a order from the district magistrate that considering the law and order situation, nobody should be allowed to go to Hathras. उसी के क्रम में हम लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं वहाँ ना जाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ 2 लोग जाना चाहते हैं, पीसफुली जाना चाहते हैं। जो 2 और 4 और 5 की बात नहीं है। The order says that because of law and order conditions, nobody from the outside should be allowed to enter the district. पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया। पुलिस ने धारा 144 लागू होने की बात कही। पुलिस ने महामारी एक्ट लागू होने का हवाला दिया। प्लीज आपसे निवेदन है, कोविड क्राइसिस चल रहा है, 144 सीआरपीसी लागू है, आगे जाने नहीं दिया जा सकता। टकराव बढ़ा तो इसी के तहत राहुल और प्रियंका को अरेस्ट किया। अरेस्ट करके दोनों को पुलिस ने एक जीप में बैठाया। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी जीप पर चढ़ गए। कई कार्यकर्ता जीप पर चढ़कर बैठ गए, कई कार्यकर्ता जीप पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ता जीप के ऊपर चढ़ गए हैं जिसमें राहुल और प्रियंका को बिठाया जा रहा है। और देख सकते हैं अब जीप के ऊपर चढ़ गए जिसमें राहुल और प्रियंका को बिठाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। वो जीप के ऊपर, जिस जीप में राहुल और प्रियंका को ले जा रहा है, और पुलिस के लिए स्थिति बड़ी संभालनी बहुत मुश्किल हो गई है। देख सकते हैं कि पूरा जीप में राहुल और प्रियंका को हटा दिया और कार्यकर्ता जीप को कैसे घेर के खड़े हो गए और जीप के ऊपर चढ़ गए हैं। ये स्थिति हो गई है पुलिस के लिए। बड़ी मुश्किल से जीप पर चढ़े कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने उतारा। जो कार्यकर्ता मान नहीं रहे थे, हंगामा कर रहे थे, उन पर लाठियां भी चली। उधर जीप में बैठाकर पुलिस राहुल और प्रियंका को एक गेस्ट हाउस ले गई। दोनों को कुछ ही देर में पुलिस ने छोड़ भी दिया। नोएडा से अशोक सिंघल, कुमार कुणाल और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जैसे हाथरस जाने के लिए अड़े थे और पैदल ही हाथरस जाने की बातें कर रहे थे, वैसे ही उन्हें उन राज्यों में भी इसी तरह की घटनाओं पर एक्टिव होना चाहिए जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। ऐसी सुविधाजनक राजनीति ही रेप जैसे गंभीर अपराध से लड़ाई को कमजोर करती है। फिर चाहे पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, दिन भर की कांग्रेस की इस ड्रामा पॉलिटिक्स का अंत कुछ इस तरह से हुआ कि शाम तक सभी आराम से अपने अपने घर चले गए। राजनीति का अपना काम हो गया, लेकिन हाथरस के पीड़ित परिवार पर जो त्रासदी बीती है वो तो परिवार के सदस्य ही महसूस कर सकते हैं। अब परिवार को धमकाने का मामला सामने आया है। अब आपको हाथरस के डीएम का एक वीडियो दिखाते हैं। सवाल यह है कि इस तरह की मनमानी की छूट कैसे दी जा रही है? क्यों ऐसे धमकीबाज डीएम अपनी कुर्सी पर बने? आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी
आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। तो मीडिया वाले सुन लिया आपने, ये हाथरस के डीएम चले गए, पीड़ित परिवार के सामने बैठे हैं और कैसे उन्हें धमका रहे हैं। और हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार-बार बयान बदलना नहीं बदलना। बातचीत का टोन देखिए, आज अभी धमकी देने का अंदाज देखिए। कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ये पीड़ित परिवार को धमकी नहीं तो और क्या है? ये परिवार की आवाज बंद करने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? हाथरस के इस डीएम के ऐसा कहने का मतलब समझ में आता है। मीडिया के सामने परिवार ना आए, ये इसी कोशिश में लगे हैं। हाथरस की खबर किसी तरह से दब जाए, ये इसी कोशिश में लगे हैं। इसी कोशिश में इन लोगों ने 15 दिन तक केस पर पर्दा डाले रखा। इसी कोशिश में इन लोगों ने आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया। अब भी ये अफसर मनमानी कर रहे हैं, गरीब परिवार को डरा धमका रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं। यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डीएम बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं। हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने इतने लोग तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो। तुम पे कौन भरोसा? पापा पे बुलवा रहे, बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। परिवार वाले सीधा आरोप लगा रहे हैं कि डीएम धमका रहे हैं। इसी डीएम ने ही अंतिम संस्कार पर साफ साफ झूठ बोला था। कहा था कि परिवार की सहमति ले ली गई। ये सरासर झूठ था। सीधा मेरी बेटी को मारा गया शमशान घाट। उसका मान बाप नहीं है, भैया नहीं है, जला फुका के आ गए। किसी का पता नहीं चलती। नहीं, मैंने पैर तक छुआ, मेरी बच्ची का मुंह दिखा दे। और समझ लोगों का गाड़ी खाड़ी कर लो, बाहर घुसा, डंडे बजाए हम लोगों ने। हम पूरी गाड़ी वापस लेके आए थे जब ये लेट गए थे। महिलाएं जब लेट गई थी, मैं स्वयं यहाँ पे था। और महिलाएं क्यों लेटी थी? आपकी गाड़ी के आगे क्यों लेटी थी? क्या वजह? मेरी गाड़ी के आगे नहीं लेटी, उस वैन के आगे लेटी थी। और इनका चेहरा देखने तो यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए। क्यों नहीं करने दिया गया सर? हमने अंतिम संस्कार करने दिया। 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही। आज तक ने पहले दिन से इनके झूठ की पोल खोली थी। इनके पास आज तक के सवालों का कोई जवाब नहीं था। इन्हें आज तक पर हाथरस की खबर परेशान कर रही थी। इन्हें परिवार की फिक्र नहीं थी, इनकी नजर मीडिया पर थी। सर, कम से कम परिवार वालों को इजाजत तो देते कि वो अपने बच्चे का चेहरा देख पाते। बिल्कुल ये आरोप गलत है। और मैं जब यहाँ पे आया, आपको ये बता दूं, चित्रा जी आप यहाँ पे थी नहीं। आप यहाँ पे 2:30 बजे के बाद आइए। आप खुद होटल में थी, आप यहाँ थी नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं कहाँ पर थी आपको पूरी जानकारी है। किसने अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? भाई ने जलाया? परिवारी जनों ने। नहीं, नाम बताइए ना आप, नाम बताइए। तो मैं कैसे बता पाऊंगा? नहीं, कैसे? आप गलत बयानी कर रहे हैं ना सर। आपको मेरी लोकेशन पता है और आपको ये नहीं पता है कि परिवार का अंतिम संस्कार नहीं, आपको कैसे? ऐसे अफसर और ऐसे सिस्टम से कैसी उम्मीद रखें जिसे गरीब परिवार के साथ अन्याय से फर्क नहीं पड़ा। ये डरा धमका कर परिवार को चुप करवाने में जुटे हैं। वीडियो में सब क्लियर है और अब सफाई है। कल पीड़ित परिवार के 6 जने, कुल 6 परिजन थे, उनके साथ बैठकर लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वार्ता हुई और उन्होंने सभी मांगों पर सहमति दी और उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। और उसका हमारे पास पूरा जो बातचीत का है वो उसका वीडियो भी हमारे पास है। और उसके बाद भी मुझे आज जब पता चला कि पीड़ित परिवार किसी बिंदु पे खुश नहीं है,
तो इसके लिए मैं आज उनसे मिलने गया था और 1.5 घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि इनकी नाराज़गी का क्या कारण है, लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। इस सफाई पर कौन यकीन करेगा? ऐसे अफसर को तो पहले दिन ही हटा देना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि इनकी कुर्सी क्यों बची है? ऐसे अफसरों को कौन शह दे रहा है? किसके ऑर्डर पर ऐसे अफसर चल रहे हैं? आज तक ब्यूरो। लेकिन हाथरस केस में एक ट्विस्ट भी आ गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रेप के सबूत नहीं थे। पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर यह कह रही है कि तथ्यों को गलत बताया गया, ये जाति संघर्ष को बढ़ाने की साजिश थी। लेकिन हम इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कैमरे पर पीड़ित लड़की का आखिरी बयान जो है वो यहां महत्वपूर्ण होगा, जिसमें इन बातों की पुष्टि की गई थी। और साथ ही पुलिस ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया, उससे भी सवाल उठ रहे हैं। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, अब तो घास से गए थे। फिर अब मैं ले रही थी तो वो जल दे दिया मुझे और गला दबा दिया। मेरी दबा सोच के गला दबा दिया। ये हाथरस की पीड़ित लड़की का आखिरी बयान था, जिसमें उसने उस हैवानियत को बताया था जो उसके साथ 14 सितंबर को हुआ था। लेकिन हाथरस केस में नया ट्विस्ट आया है फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से। एएमयू ने जो मेडिकल हुआ उसमें भी रेप के बारे में कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि बिना रेप प्रूफ हुए जल्दीबाजी में किसको इतनी जल्दी थी जो प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहता था। पुलिस की तरफ से कभी नहीं कहा गया। पुलिस लगातार यही कह रही है कि जब तक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कंक्लूसिव तरीके से रेप के बारे में कोई पुष्टि नहीं हो सकती। तो आज ये रिपोर्ट आ गई है और उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई है। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट से पुलिस का दावा है कि हाथरस की पीड़ित के साथ रेप की घटना नहीं हुई थी। यूपी पुलिस का दावा है कि जीभ काटने वाली बात भी गलत है। गलत बातें प्रचारित की गई, जाति संघर्ष को बढ़ाने की साजिश की गई। बहुत हाई लेवल की एसआईटी गठित हुई है जिसको गृह सचिव स्तर का अधिकारी हेड कर रहा है। अगर किसी ने इस चीज में गलती की होगी तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाथरस के मामले में रेप की पुष्टि न होने के बाद इस मामले में नया मोड़ जरूर है, लेकिन परिवार वाले अब भी पीड़ित बेटी के बयान का हवाला दे रहे हैं और अपने आरोपों पर टिके हैं। फोरेंसिक लैब रिपोर्ट में ना सब आ जाता है, तो उस रिपोर्ट में ना कहीं ना रेप का ना आया नहीं है कोई डिटेल। जो बहन ने बताया तो रेप हुआ है। जी जी। और सारे बिल्कुल वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल है ना जो सरकारी अस्पताल है आप लोग के पास जहाँ लेके गए थे आप बहन को, वहाँ की भी वीडियो है। वहाँ ना लड़की बात, जो आपकी बहन थी वो बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि मेरे साथ मेरे को गला घोट के मारने की कोशिश की गई। शर्म की वजह से नहीं बताया हुआ या कुछ भी हो सकता है। जी जी। सिर्फ संदीप का नाम क्यों लिया? 4 लड़कों का नाम क्यों नहीं लिया पहले दिन पे? या तो मतलब 4 लोग का नाम नहीं लिया। नहीं लिया है ना 4 लोग का नाम, सिर्फ संदीप का नाम लिया है। क्या नाम है? या तो मेरे को लगता है बहन ने कुछ छुपाया हुआ, इसमें पूरा छुपाया हो गया, किसी को पता नहीं चले या अच्छा अच्छा गलत फंसाया। अच्छा तो मतलब हम लोग जब चले गए थे तो मम्मी ने जब हम नहीं थे वहाँ पे तब पूछा है तो बता तू क्या क्या करा, तो उन्होंने सारा कुछ बताया है जी। तब मम्मी ने हमें बताया कि बात जी। अब ये रिपोर्ट आगे और बढ़वाई। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा। तो रेप हुआ आपके साथ? हाथरस के मामले में सिस्टम का जो रवैया रहा है उससे ये अपना भरोसा खो चुके हैं।
मामले में लीपापोती की कोशिश करने और परिवार पर दबाव बनाने के आरोप लग चुके हैं। परिवार को अब कोई यकीन नहीं। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीति इतना ज्यादा घुस चुकी है इस पूरे मामले में कि समझ नहीं आता कि क्या सही क्या गलत, और उस सब के बीच एक बच्ची जिसने अपनी जान गंवा दी है। चित्रा, क्या परिवार वालों को आजादी है अब कि वो खुलकर मीडिया से बात कर सकते हैं, या जिस तरह की वो वीडियो में हमने देखा, वो बातें हमने सुनी, परिवार वालों के मन में भी अब डर बैठ रहा है? कल गांधी जयंती है, लेकिन उसके पहले आजादी पर पहरा है। आपको वो तस्वीरें हम जल्दी से दिखा देते हैं। आपको बता दें कि गेट पर ही मीडिया को रोका गया। आज सुबह से एंट्री बैन है मीडिया की। परिवार वालों से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। अब सवाल बड़ा ये है कि आखिर किस बात का डर है कि परिवार के पास जाने से रोका जा रहा है। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस वालों का भारी जमावड़ा इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। इधर दूसरी तरफ भी आप देखेंगे, अंदर की तरफ भी, श्वेता, अंदर की तरफ भी जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यहाँ से एंट्री हमारी रोकी गई है। अंदर भी पुलिस वाले बैठे हुए हैं और अंदर दूसरी जगह जाकर 3 जगहों पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है ताकि हम घर में प्रवेश नहीं कर पाए। तो ये इस वक्त की स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल देखिए, इस पूरे मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ अब पूरे मामले को देखेगी। खुद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। तो माना यही जा रहा है, परिवार को इंसाफ की उम्मीद जरूर है, लेकिन जिस तरह की स्थिति आधी रात को यहाँ पर पुलिसिया बर्बरता की देखी गई, उसके बाद लोगों के मन में डर और दहशत का भी माहौल है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। उसके पीछे की एक और बड़ी वजह आपको बता देती हूँ। दरअसल अंदर अगर हम जाएंगे तो इस देश का ये दुर्भाग्य भी है कि जातियों के आधार पर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बटे हुए होते हैं। तो परिवार वालों को डर है कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो बेहद दबंग किस्म के लोग हैं। तो ऐसा ना हो कि उनके घर वालों पर हमला किया जाए या फिर उनको डराने धमकाने की कोशिश का जो आरोप लगातार वो लगा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आधी रात को उनके परिवार के साथ कुछ हो जाए। इसी वजह से सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार जब से हम यहाँ पर खड़े हैं तब से लगातार यहाँ पर अधिकारियों की आवाजाही का सिलसिला, वो गाँव के भीतर जाते हैं, फिर 1 घंटे के बाद आते हैं, फिर दूसरा अधिकारी जाता है। वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। लेकिन इंसाफ का इंतजार जो इस परिवार को है वो राजनीति की भेंट नहीं चढ़ जाए श्वेता, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिस तरह की जुबानी जंग देखने को मिली सड़क पर आज ग्रेटर नोएडा में, जिस तरह की स्थिति बनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से, या जो बार बार ये कहा जा रहा है कि राजस्थान के 12 में ज्यादा है तो कांग्रेस पार्टी के नेता हाथरस क्यों आ रहे हैं, यह आरोप प्रत्यारोप का दौर अपनी जगह है क्योंकि ये नेता है और राजनीति करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस बेटी की अस्मिता को लेकर जिसको 15 दिन पहले तार किया गया और उस पर जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल यहाँ के बड़े अधिकारी बार बार ये दावा कर रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बातें भी हमने अपने रिपोर्ट में दिखाई, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल मेडिकल में तो रेप की पुष्टि नहीं हुई है और जो इकबालिया बयान है उसमें दरअसल वो रेप की बात कह रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी पूरे मामले पर हो चुकी है। एसआईटी का आज पहला दिन था, आज ताबड़तोड़ उसने इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल सुबह ही यहाँ पर एसआईटी की टीम आ गई थी जिसने पीड़ित परिवार का पूरा पक्ष जाना। कई घंटे तक गांव के भीतर वो मौजूद रही और लगातार नोट डाउन एक बातों को लिखा गया जो परिवार की ओर से कहा गया। तो यही सवाल है श्वेता कि एक तरफ सरकार या फिर अधिकारियों का पक्ष ये है कि दरअसल रेप तो हुआ ही नहीं है, पहले रेप की बात नहीं कही गई। जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए सबसे पहले मां पहुंची थी उसमें रेप का जिक्र नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ जो लड़की का इकबालिया बयान है 22 तारीख के बाद का, वो वीडियो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि मौत के पहले का वो बयान यकीनन तौर पर जब वो कोर्ट के भीतर आएगा तो वो एक ऐसा सबूत है जिसको खारिज कर पाना किसी के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाथरस की ये निर्भया हमारे बीच तो नहीं, लेकिन उसकी जंग हम और आप श्वेता, हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ इसकी नहीं है कि बिल्कुल सही बात है, उत्तर प्रदेश की किसी और बेटी की या राजस्थान और इसीलिए जो भी सच होगा इस पूरे मामले का वो सच सामने आएगा ही आएगा। क्योंकि भले ही एक तरफ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा हो कि बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बच्ची की जान गई है और इसकी तह तक हम जाएंगे। सरकार और सिस्टम को जब वैसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो बड़े बड़े और लुभावने ऐलान कर देती है। जैसे ही मामला शांत होता है सरकारें भी शांति से सो जाती हैं। ऐसा ही हुआ था 2012 में जब दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था, जिसके बाद सरकार ने महिलाओं को निर्भया यानी निडर बनने के लिए निर्भया फंड की घोषणा की थी। लेकिन आज भी शायद ही कोई महिला होगी जो ये कहे कि निर्भया फंड की वजह से वो निडर होकर घर से बाहर निकल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार निर्भया फंड का पैसा जारी करके भूल जाती है, राज्य सरकारें निर्भया फंड का इस्तेमाल करना भूल जाती हैं। देश की महिलाओं की सुरक्षा की तरह निर्भया फंड के प्रति भी कई राज्य सरकारें उदासीन हैं। आलम यह है कि इस फंड के पैसों को हाथ तक नहीं लगाया गया है। अभी 18 सितंबर को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री
स्मृति ईरानी ने लोकसभा में जानकारी दी कि निर्भया फंड के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को 3024 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि अब तक जारी की है। इनमें से राज्यों ने 1919 यानी 1919 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है। निर्भया फंड के तहत दिल्ली को सबसे अधिक करीब 409 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इनमें से करीब 352 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को करीब 325 करोड़ रुपए का निर्भया फंड जारी किया गया। इनमें से 216 करोड़ 75 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ। तमिलनाडु ने निर्भया फंड के तहत मिले करीब 303 करोड़ रुपए में से 265 करोड़ 55 लाख रुपए का उपयोग किया। ये ताजा आंकड़े महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ ही दिन पहले संसद में पेश किए हैं। उन्होंने पिछले वर्ष नवंबर में भी निर्भया फंड की जानकारी लोकसभा में दी थी, जिसमें उन्होंने 2013 से 2018 के दौरान निर्भया फंड के आवंटन और उसके इस्तेमाल के जो आंकड़े पेश किए वो बता रहे हैं कि वर्ष 2013 से 2018 के दौरान निर्भया फंड की धनराशि में से 11 राज्यों ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था, जिनमें महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा के अलावा दमन और दीव शामिल है। कर्नाटक ने 191 करोड़ 72 लाख रुपए में से 13 करोड़ 62 लाख रुपए, तेलंगाना ने 103 करोड़ रुपए में से केवल 4 करोड़ 19 लाख रुपए, आंध्र प्रदेश ने 20 करोड़ 85 लाख में से केवल 8 करोड़ 14 लाख रुपए, बिहार ने 22 करोड़ 58 लाख मात्र 7 करोड़ रुपए खर्च किए। निर्भया फंड से दूरी बनाकर रखने वाले राज्यों की लिस्ट बहुत लंबी है। गुजरात ने निर्भया फंड के तहत आवंटित 70 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 18 लाख रुपए, मध्य प्रदेश ने 43 करोड़ 16 लाख रुपए में से 6 करोड़ 39 लाख रुपए, पश्चिम बंगाल ने 75 करोड़ 70 लाख में से 3 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए। खुद अंदाजा लगाइए, सरकार और सिस्टम महिला सुरक्षा को लेकर कितने फिक्रमंद है, कितना सजग है। सिस्टम को यह समझ ही नहीं आ रहा कि निर्भया फंड के पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और बात सिर्फ निर्भया फंड की नहीं है। संसद में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यह भी बताया कि महिला सुरक्षा से जुड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करवाने के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर स्कीम जैसी योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया था। 2018 तक दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली और गोवा जैसे राज्यों ने महिला हेल्पलाइन के लिए दिए पैसे को टच तक नहीं किया। इस तरह वन स्टॉप योजना के तहत बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल ने 1 पैसा खर्च नहीं किया। राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना के लिए आवंटित राशि में अंडमान निकोबार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने कोई राशि खर्च नहीं की। तो अब कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। महिला सुरक्षा के प्रति किसी एक राज्य की उदासीनता हो तो समझ में आए, यहां पूरा का पूरा सिस्टम महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति में जुटा रहता है। ये गुस्सा, ये नाराजगी, ये सिस्टम को सुधार देने की जिद, दिल्ली के निर्भया कांड ने देश को ऐसा झकझोरा कि लगा अब कोई निर्भया दरिंदगी की शिकार नहीं होगी। बलात्कारियों के खिलाफ नया कानून बन गया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बन गया, लेकिन फिर सब धरा का धरा रह गया। कुछ भी तो नहीं बदला। बलात्कार आज भी हो रहे हैं, बिल्कुल निर्भया कांड से पहले की तरह। हर 15 मिनट में देश की एक बेटी का बलात्कार हो रहा है, लेकिन सिस्टम सो रहा है। बुलंदशहर में 14 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी है। पीड़िता और अभियुक्त दोनों के घर अगल बगल हैं, दोनों पूर्व से परिचित हैं और फिलहाल और इसके आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। बागपत में नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी ने इतना परेशान किया कि उसने जहर खा लिया। मैं नामर्ची के खिलाफ मेरे साथ गलत काम करता था वो, पूरे गांव में तो जबरदस्ती कर दूंगा, इस वजह से तंग आकर मैंने जहर खाया। आजमगढ़ में 8 साल की मासूम के साथ दरिंदगी हुई, आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी है। सबसे बढ़ के इज्जत खराब हो गई। बलात्कार होते रहते हैं, जांच चलती रहती है, आरोपी गिरफ्तार होते रहते हैं, अदालत से छूटते रहते हैं। यही चलता आया है। क्या यही चलता रहेगा? निर्भया फंड पड़ा रह जाएगा? निर्भया कांड होते रहेंगे?
यूपी में जो है वो दिन ब दिन महिलाओं का जो है वो सुरक्षा कम होती जा रही है। उसके बाद भी और सारी जो है वो महिलाओं के बाकी के जो क्राइम है वो आगे आ रहे हैं। मुझे योगी जी से यही विनती करनी है कि ये योगी का राज उत्तर प्रदेश में है या गुंडों का राज है। निर्भया फंड से कुछ नहीं होता, सिस्टम की आंखों में शर्म होनी चाहिए। राजस्थान के बारा में 2 नाबालिग लड़कियों को 2 नाबालिग लड़के भगा कर ले गए, उनका रेप किया, मन भर गया तो वापस छोड़ दिया। पिता का आरोप है कि पुलिस ने दबाव बनाकर लड़कियों से बयान बदलवा लिया। पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी हमारे साथ, धोखा किया है। महिला थाना की पुलिस ने धोखा किया है हमारे साथ, कोई कार्रवाई नहीं की। अगर हाथरस वाला बवाल नहीं चल रहा होता, अगर देश बलात्कार के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर रहा होता, तो बारा की घटना को भी दबा दिया जाता। जैसे रोजाना न जाने कितने रेप केस दबा दिए जाते हैं। प्रेशर बना तो अब पीड़ित लड़कियों का दोबारा बयान होगा, फिर देखेंगे आगे क्या होगा। परिवादी इससे संतुष्ट नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि बच्चियों ने किसी दबाव में या किसी प्रेशर में आके, ये बात हमारी जानकारी में कल आई है और कल ये बात जानकारी में आने के बाद बच्चियों को विमेन ऑफिसर्स जो कि नॉन पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो हमारे महिला सलाह और सुरक्षा केंद्र के जो ऑफिसर्स हैं, उनके समक्ष अभी उनसे बातचीत करी जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है। और बच्चियों के बयान में यदि ये बात आती है कि उनके साथ जो उन्होंने बयान दिए हैं पूर्व में मजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसमें कोई उनको मन पे कोई दबाव था, तो हम मजिस्ट्रेट साहब से दोबारा अप्लाई करके और दोबारा बयान कराने के लिए गुजारिश करेंगे। 8 साल होने को आए, निर्भया फंड का ऐलान हुई, लेकिन निर्भया फंड के इस्तेमाल की फुर्सत ही नहीं है किसी को। कोई निर्भया फंड खर्च कर भी रहा है तो जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा। कहां है महिला हेल्पलाइन, कहां है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, क्या हुआ वन स्टॉप स्कीम का, कहां है महिला पुलिस वॉलंटियर। निर्भया फंड का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन इस फंड से महिलाओं को निर्भय बनाने की नियत न सरकारों ने दिखाई न सिस्टम ने, जिसका नतीजा भुगत रही है देश की महिलाएं, देश की बच्चियां, देश के हर राज्य में, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में। समझ नहीं आता किस पर रोए, देश की बेटियों की किस्मत पर या देश के सिस्टम की अंधेर गर्दी पर। आज तक निर्भया फंड बनाने का फैसला इसीलिए लिया गया था ताकि देश में महिलाएं निडर होकर घर से बाहर निकल सकें, लेकिन शुरुआत से ही यह सिर्फ नाम का फंड बनकर रह गया। न निर्भया फंड का ठीक से इस्तेमाल हुआ, न देश में निर्भया कांड रुके। साल 2013 में पूरे देश में बलात्कार के 33,707 केस दर्ज हुए, जो 2014 में बढ़कर 36,975 हो गए, 2016 में बढ़कर 38,947 हो गए, 2018 में देश में बलात्कार के 33,356 केस दर्ज हुए। 2013 में देश में हर 15 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता था। अब 7 वर्ष बाद भी देश में हर 15 मिनट में एक महिला रेप का शिकार हो रही है। यानी निर्भया कांड के बाद भी कुछ नहीं बदला। दिल्ली के जिस निर्भया कांड के बाद देश में महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए निर्भया फंड का ऐलान किया गया था, वो सरकारी तिजोरियों में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। हर रोज देश की बेटियां दरिंदों का शिकार हो रही। तकलीफ इस बात की है कि एक बेटी निर्भया को तो हमने जस्टिस दिलाया, लेकिन निरंतर हमारे देश में निर्भया जैसी अन्य जघन्य घटनाएं होती जा रही हैं। हाथरस का 14 सितंबर को एक जो घटना हुई, उसके बाद उस बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई, उसकी बैकबोन तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसके साथ गैंग रेप किया गया और सबसे बड़ी बात उसके बाद जब उस बेटी की डेथ हो गई तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेट्रोल डाल करके उनकी डेड बॉडी को जलाया है, ये बहुत ही नेग्लिजेंस वाला काम है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये परिवार बहुत गरीब है, मैं इस केस को भी निर्भया की तरीके से ही फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगी और इस बेटी को जस्टिस दिलाऊंगी। और अब उस सुपर विमान की बात करते हैं जो आज भारत आ गया है। वीवीआईपी सेवा के लिए आज एयर इंडिया 1 का पहला विमान भारत आया। अमेरिकी राष्ट्रपति की विमान जैसी खासियतों वाला बोइंग 777 प्लेन भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सेवा में रहेगा। 2 वीवीआईपी प्लेन के लिए भारत ने करीब 8,400 करोड़ रुपयों का निवेश किया है। प्लेन में सुविधाओं के अनूठे इंतजाम के साथ साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा है। जिन 2 विमानों को एयर इंडिया 1 में तब्दील किया गया है वो 2018 में ही भारत आए थे, लेकिन फिर इसे वीवीआईपी सेवा के लिए तैयार करने के लिए बोइंग कंपनी के पास वापस भेजा गया था। भारत का एयर इंडिया 1 एक बार में 17 घंटों से अधिक
की उड़ान भर सकता है और हवा में ही इसमें ईंधन भरा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का अपना विशेष विमान भारत आ गया है। गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला ये उन 2 एयर इंडिया 1 जेट्स में से एक है जिसे भारत ने वीवीआईपी उड़ान के लिए अमेरिका से खरीदा है। बोइंग 777-300ER विमान अत्याधुनिक खूबियों से लैस है, चाहे वो सुविधाओं की बात हो या सुरक्षा की। अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 की टक्कर वाला ये विमान भारत के वीवीआईपीज के पुराने विमान बोइंग 747 की जगह लेने वाला है। 2 विमानों में से आज एक विमान दिल्ली लैंड कर गया। ये विमान यूएस से खरीदे गए हैं और एयरफोर्स इन्हें कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ऑपरेट करेगा। इन विमानों में भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति यात्रा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए आया एयर इंडिया 1 पुराने विमान बोइंग 747 से तकनीक और दक्षता के मामले में मीलों आगे है। एयर इंडिया 1 को खासतौर पर वीवीआईपी यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। बोइंग 777-300ER का इंटीरियर बहुत आकर्षक है, जिसमें हाल में बोइंग ने बदलाव किया है। बोइंग 777-300ER में वीवीआईपी के लिए बड़ा केबिन है, एक मिनी मेडिकल सेंटर है। विमान के भीतर इतने इंतजाम हैं कि ये समझिए कि मानो पीएमओ प्रधानमंत्री के साथ उड़ रहा होगा। एयर इंडिया 1 में आधुनिक और सुरक्षित संचार सिस्टम है। हैक होने के खतरे के बिना हवाई सफर में ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन संभव है। विमान के भीतर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सुविधा है। पीछे की सीटों को छोड़कर सभी बिजनेस क्लास की सीटें हैं। ये विमान लंबी यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सारी उपलब्धियों के साथ सुरक्षा के इसमें सारे प्राविधान हैं। सबसे ज्यादा अहम है इसमें एंटी मिसाइल सिस्टम, यानी कि अगर आसपास इस विमान के कोई खतरा होगा तो न सिर्फ इसमें लगे जैमर्स से वो उस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगा, बल्कि पूरी तरह से इस विमान को सुरक्षित भी रखेगा। एयर इंडिया 1 की सबसे बड़ी खूबी इसकी रक्षा प्रणाली है। भारत के वीवीआईपीज के पुराने विमान में कुछ सुरक्षा उपकरण लगे थे, लेकिन कोई इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं था। लेकिन एयर इंडिया 1 में लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स यानी LAIRCM और सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट्स यानी SPS की तकनीक है। ये विमान भारत के सबसे प्रमुख व्यक्तियों की सुरक्षा में अभेद किले की तरह है। विमान को भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षित पायलट ही उड़ाएंगे। पहले भारत के वीवीआईपीज के विमान को वायुसेना के पायलट्स के साथ साथ कमर्शियल पायलट भी उड़ाते थे। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पुराना बोइंग 747 विमान जब वीवीआईपी सेवा में नहीं होता था तो आम यात्रियों को सेवाएं देता था, लेकिन एयर इंडिया 1 के साथ ऐसा नहीं होगा। भारत का पहला एयर इंडिया 1 2 महीने की देरी से भारत आया है। जुलाई में कोविड-19 की वजह से और अगस्त में कुछ तकनीकी वजहों से इसकी डिलीवरी में देरी हुई, लेकिन पहले विमान के आने के बाद दूसरे एयर इंडिया 1 के जल्द आने की उम्मीद है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक। भारत का एयर इंडिया 1 और अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरफोर्स 1 कई मायनों में एक जैसा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस जैसी सुविधा है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए आए एयर इंडिया 1 में भारत के पीएमओ जैसी सुविधा है। अमेरिकी एयरफोर्स 1 में फ्लाइंग सिचुएशन रूम है, जहां से राष्ट्र को संबोधित किया जा सकता है, जबकि भारत के एयर इंडिया 1 में भी सुरक्षित ऑडियो वीडियो संचार प्रणाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान की औसत रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, जबकि एयर इंडिया 1 की औसत रफ्तार भी तकरीबन 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिकी एयरफोर्स 1 अधिकतम 45,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जबकि भारत का एयर इंडिया 1 अधिकतम 43,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एयर इंडिया 1 में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है। इस वार्निंग सिस्टम में लगे सेंसर की मदद से पायलट को मिसाइलों पर हमला करने में मदद मिलती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर है, दुश्मन के जीपीएस और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है। इसमें डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम है। ये मिसाइल रोकने वाली प्रणाली है जो विमान को मिसाइल से बचाती है। इस विमान में हवा में ईंधन भरने की सुविधा है। एक बार ईंधन भरने पर यह विमान लगातार 17 घंटे तक उड़ान भर सकता है।
खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।